नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मेरे साथ हैं डॉक्टर राकेश पाठक सर। सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मध्य प्रदेश की घटना ने पूरे देश में तहलका मचा दी। देर रात तक केंद्रीय चुनाव आयोग के कार्यालय पे कांग्रेस के नेता जमे रहे, तो वहीं मध्य प्रदेश के चुनाव आयोग के कार्यालय पर जीतू पटवारी समेत कांग्रेस के बड़े नेता जमे रहे। सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखा देते हैं जो केंद्रीय नेताओं का है, ताकि आपको ये केंद्रीय चुनाव आयोग है, जहां सचिन पायलट हैं, भूपेश बघेल हैं, जयराम रमेश हैं, केसी वेणुगोपाल हैं और बहुत नेता हैं। ये गुहार लगा रहे हैं कि साहब हमसे मिल लीजिए। सर, इस वीडियो पर पहली प्रतिक्रिया, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते चलेंगे बात को और बढ़ाते चलेंगे। देखिए, केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने देखिए मीनाक्षी नटराजन जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं मध्य प्रदेश से राज्यसभा में, उनका नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया। उसके बाद भोपाल से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस आग बबूला हो गई। भोपाल में धरना प्रदर्शन चल रहा है। पूरी रात से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, मध्य प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी और तमाम नेता धरने पर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं वहां सड़क पर। इसी तरह कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने पहुंचे, निर्वाचन आयोग के सामने। उस वक्त वहां कोई नहीं था, उनकी सुनवाई करने के लिए वहां कोई भी नहीं था। भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, केंद्रीय भूतपूर्व मंत्री जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट, ऐसे बड़े बड़े नेता वहां पहुंचे हुए थे, पर उनकी सुनने वाला वहां कोई नहीं था। बताया गया 5:30 बजे दफ्तर बंद हो चुका है, जबकि बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने ईमेल करके इत्तला दी थी कि वे कांग्रेस के लोग चुनाव आयोग पहुंच रहे हैं। खैर, अंततः काफी हीला हवाले के बाद, हुज्जत के बाद कांग्रेस की शिकायत ले ली गई है और जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, कुछ घंटे बाद 12 बजे चुनाव आयोग में सुनवाई होगी कांग्रेस की फरियाद की। उन्होंने लेकिन ये पूरा जारी किया है कांग्रेस ने, जी जो आपके समक्ष स्क्रीन पर है। बिल्कुल, ये निर्वाचन आयोग का पत्र है संभवतः कि 12 बजे निर्वाचन आयोग का, जो चुनाव आयोग ने लेटर जारी किया है। और कांग्रेस साथ में को। सर ये वीडियो है जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता जमीन पर लेटे हुए बाकायदा आपको दिख रहे हैं, सब सीरियल से। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेता वहां पर जमे हुए हैं और लगातार पूरे दिन भोपाल में हंगामा होता रहा था। कांग्रेस के नेताओं को, प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन को जैसे ही ये सूचना मिली कि उनके नामांकन पत्र में किसी खामी के चलते उनका नामांकन पत्र रद्द हो सकता है, तब से वहां हीला हवाला चल रहा है काफी। बीजेपी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। वहीं हाल की हाल विधानसभा परिसर में ही जिंदाबाद के नारे लगे। ये तस्वीर जिनकी है उनके बारे में हम आगे बताएंगे। फिलहाल मीनाक्षी नटराजन पर केंद्रित रहते हैं, उनकी तस्वीर ले आए। ये सर वहां का मध्य प्रदेश के अधिकारी का लेटर है जो जिसने जारी किया, रिटर्निंग जो आपने भेजा है। जी बिल्कुल, अरविंद शर्मा उनका नाम है, जो निर्वाचन अधिकारी थे, उन्होंने निरस्त किया। इसमें एक बहुत अहम बात है, बहुत बारीक, हमारे दर्शकों से चूंकि पॉइंट शायद छोटा नहीं पढ़ पाएंगे, हम बता देते हैं। इसमें एक जगह लिखा है कि बीजेपी के प्रत्याशी महेश केवट के अभिकर्ता यानी इलेक्शन एजेंट के रूप में रोहित आर्या पेश हुए थे। रोहित आर्या का नाम खास तौर से मैं क्यों ले रहा हूं, उसे भी बता देता हूं। रोहित आर्या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज हैं, हाई कोर्ट जज हैं, रिटायर्ड। और जिस दिन वे हाई कोर्ट से रिटायर हुए, चंद दिनों बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। इसमें लेकिन कागज में रिटायर्ड नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा हाई कोर्ट जज रोहित आर्या। तो ऐसा लगेगा कोई हाई कोर्ट जज बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर के सामने गया था। अब शिकायत क्या थी उस पर बात कर लेते हैं, ताकि आगे तस्वीर साफ हो सके। मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन पत्र में जहां इस बात का हवाला देना होता है कि उस पर कोई, किसी भी प्रत्याशी पर आपराधिक मुकदमा तो दर्ज नहीं है, उसमें एक प्रकरण की जानकारी नहीं दी थी। वो प्रकरण क्या था ये सुन लीजिए। तेलंगाना में एक महिला ने कांग्रेस नेता कुंभम शिवा कुमार रेड्डी पर छेड़छाड़ और धमकी देने का आरोप लगाया था।
इसके बाद उसने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी शिकायत की। उसने उस वक्त तेलंगाना की जो प्रभारी थी मीनाक्षी नटराजन, उनसे भी शिकायत की थी। उस महिला का यानी पीड़िता का आरोप यह था कि कांग्रेस पार्टी ने भी कोई सुनवाई नहीं की, उसे कोई राहत नहीं दी। इसके बाद वो अदालत में मामला गया। अदालत से सिर्फ नोटिस जारी हुआ है। हमारे दर्शक ध्यान से सुन लें कि अदालत से मीनाक्षी नटराजन और 10 लोगों को, कई लोगों को जो भी उसमें शामिल लोग हैं, उन्हें नोटिस दिया गया है। एफआईआर में मीनाक्षी नटराजन का नाम ही नहीं था। अब इस नोटिस की वैधानिकता पर बात कर लेते हैं कि चुनाव आयोग के जो नियम है वो क्या कहते हैं। चुनाव आयोग के नियम ये कहते हैं, जो चुनाव की नियमावली होती है, गाइडलाइन होती है, आयोग अपनी वेबसाइट पर उसे जारी करता है। कोई भी व्यक्ति सर्च करके देख सकता है और उसमें आयोग इस तरह से बताता है कि पीठासीन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर के सामने कौन से प्रश्न आ सकते हैं, तो कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, उनके उत्तर भी आयोग दे देता है, ताकि रिटर्निंग ऑफिसर को बार बार पूछना ना पड़े कि अब क्या करें। इस मामले में आयोग का जो वेबसाइट पर है, प्रपत्र 26 के बिंदु क्रमांक 5.2 में स्पष्ट लिखा है, किसी उम्मीदवार के विरुद्ध लंबित वे मामले जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है उन्हें देना आवश्यक है। कृपया संज्ञान शब्द को स्पष्ट समझें। यानी कोर्ट ने बाकायदा मुकदमा संचालित करने के लिए संज्ञान लिया हो, वैसे मुकदमे। अब इस नोटिस की बात कर लें। आयोग कहता है, किसी प्राइवेट कंप्लेंट के आधार पर कोर्ट द्वारा जारी नोटिस को राज्यसभा के नामांकन पत्र के साथ दिए जाने वाले शपथ पत्र फॉर्म 26 में दर्शाना आवश्यक नहीं होता। स्पष्ट समझ लीजिए, अगर कोर्ट ने कोई नोटिस भी दिया है किसी को, तो उसका उल्लेख करना नामांकन पत्र के फॉर्म 26 में अनिवार्य नहीं होता। फिर आगे स्पष्ट किया आयोग ने, फॉर्म 26 में उम्मीदवारों को उन आपराधिक मामलों का खुलासा करना होता है जिनमें सक्षम न्यायालय ने संज्ञान लिया हो और अपराध ऐसा हो जिसमें 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो, या उम्मीदवार किसी अपराध में दोष सिद्ध हो गया हो, कन्विक्ट हो गया हो, उसे सजा मिल गई हो। इसके आगे आयोग कहता है कि जो प्राइवेट कंप्लेंट है, अगर कोई निजी शिकायत दायर की गई है, वो भी कोई सिविल कंप्लेंट है या मुआवजे के लिए है, कंपनसेशन या डैमेज के लिए, ऐसे में नोटिस अगर जारी हुआ है, आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, तो इसे आपराधिक मामलों के कॉलम में दर्शाने की बाध्यता नहीं है। इतने स्पष्ट प्रावधान है। मीनाक्षी नटराजन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, किसी एफआईआर में नाम नहीं है। जो नोटिस बीजेपी की तरफ से शिकायतकर्ता ने निर्वाचन अधिकारी को दिखाया, वो सिर्फ नोटिस है। चुनाव आयोग के नियमों के हिसाब से उसका उल्लेख करना अनिवार्य नहीं था। तो बहुत स्पष्ट है कि मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज करना आयोग के नियमों के ही विरुद्ध है। एक मजेदार तथ्य जोड़ देते हैं, और वो तस्वीर अब आप स्क्रीन पर ले आइए। परिमल नाथवानी, ये परिमल नाथवानी साहब है। ये आमतौर पर निर्दलीय पर्चा भरते हैं, छोटे दलों या बड़े दलों के समर्थन से राज्यसभा में पहुंचते हैं, पहले भी रह चुके हैं। पहले जेएमएम की मदद से आए थे, अब भारतीय जनता पार्टी इनको लड़ा रही है झारखंड से। इनके नामांकन पत्र में 3 खामियां पाई गई। भूपेश बघेल जो झारखंड के प्रभारी हैं, वे लगातार सोशल मीडिया पर अपडेट करते रहे कि हमने शिकायत दर्ज करा दी है, खामियां बता दी हैं आयोग रिटर्निंग ऑफिसर को। कमाल की बात यह है कि झारखंड के रिटर्निंग ऑफिसर ने परिमल नाथवानी को आज दोपहर तक का समय दे दिया। कब बात हो रही है? नामांकन वापसी के दिन। जी सर, वहां 10 मिनटों में फैसला आ गया, यहाँ दूसरे दिन को क्यों? मुझे थोड़े से मेरे मन में सवाल आ गया है। अब यही तो सवाल आपके मन में, ये सवाल दर्शकों के मन में होना चाहिए कि इस देश में 2 कानून कैसे चल रहे हैं कि एक प्रत्याशी जो भाजपा समर्थित है,
उससे आप पूरे एक दिन की मोहलत दे रहे हैं कि वो दुरुस्त करने की। वो भी देखिए, मोहलत इस बात की नहीं दी है, मोहलत इस बात की दी है कि वो अपनी त्रुटियां, नामांकन पत्र में जो गलतियां हुई हैं उन्हें दुरुस्त कर ले। ये कृपा मीनाक्षी नटराजन पर क्यों नहीं बरसी? उन्हें क्यों मोहलत नहीं दी गई कि वे चाहें तो अगले एक दिन तक नामांकन वापसी से पहले उस मुकदमे का उल्लेख कर दें, लिख देते उसमें वे कि मुझे नोटिस मिला है, एफआईआर तो है ही नहीं। तो ये जो दुभांति है, बीजेपी समर्थित प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी दोनों की गलतियों पर एक को सजा, एक को मोहलत। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि निर्वाचन आयोग किसके इशारे पर काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। लोग कांग्रेस की खामियां ढूंढ रहे हैं, हम लगातार कल से देख रहे हैं जब से सर नामांकन। सर जी इस पर विवेक तनखा जी ने एक अपना बयान जारी किया है। बिल्कुल आपकी इजाजत हो तो जरा सुनवा दो। बिल्कुल, विवेक तनखा जी ने इतना स्पष्ट तरीके से कानूनी नुक्ते समझा दिए हैं कि उसे सुनने के बाद कोई शंका ही नहीं रहेगी। आइए हम दर्शकों को सुनवाते हैं विवेक तनखा, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सांसद भी हैं। जी का राज्यसभा का जो नामांकन था एज अ कांग्रेस कैंडिडेट निरस्त कर दिया गया है। मैंने तो पेपर्स जांच किए हैं। ये अब केस वोट चोरी का नहीं है, ये अब केस है सीट चोरी का। खुलेआम प्रजातंत्र के साथ डाका हुआ है। अब आप कहेंगे कैसे? उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं छुपाई थी जो वो डिक्लेयर कर सकती थी। उनके अगेंस्ट कोई एफआईआर नहीं थी। उनको एक बात नोटिस मिला था कोर्ट से, सेक्शन 223 ऑफ द न्यू सीआरपीसी, कि आप जवाब दीजिए कि एप्लीकेंट कहता है कि आपको दूसरे लोगों को 10 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने आपत्ति लगाई कि ये नोटिस मुझे भेजा ही नहीं जा सकता कि मेरा इस केस से कोई संबंध नहीं है, कोई कॉग्निजेंस नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं है। तो कौन सी चीज वो डिक्लेयर कर सकती थी एज एन एफआईआर और अ कोर्ट कॉग्निजेंस? मेनली बिकॉज किसी को कोर्ट नोटिस भेज देती है मैकेनिकली इज नॉट अ केस। बिना किसी केस के, बिना किसी प्रकरण के एक ऐसा अनहोनी स्थिति बना दी है रिटर्निंग ऑफिसर भोपाल ने या विधानसभा ने कि एक नेशनल पार्टी के जीते हुए कैंडिडेट को हरा दिया। ये बहुत ही दुखद है। ये प्रजातंत्र की हत्या है और हमको पता है कि इसके अगेंस्ट चुनाव याचिका लगाई जाती है। बट स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में मैं अपनी पार्टी को एडवाइस करूंगा कि हमको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, इनको बेनकाब करना चाहिए, इनको एक्सपोज करना चाहिए। क्योंकि अगर प्रजातंत्र में इस प्रकार से नॉमिनेशन का रिजेक्शन का सिलसिला चलता रहा तो इस देश में कोई प्रजातंत्र नहीं रह जाएगा। ये एक प्रकार से प्रजातंत्र का, डेमोक्रेसी का अंत है। जय हिंद। तो विवेक तनखा कह रहे हैं ये एक प्रकार से लोकतंत्र का अंत है, प्रजातंत्र की हत्या है। और देखिए, जो हम शुरू से आपसे कहते आ रहे हैं कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ एफआईआर नहीं है। कोर्ट ने भी जो संज्ञान लिया है वो नोटिस दिया है। उन्होंने बोला कि स्वतः चले जाते हैं नोटिस, और सही बात है, कोई शिकायत दर्ज होती है कोर्ट से नोटिस चला जाता है कि आप अपना पक्ष रखिए। वे अपना पक्ष रख चुकी हैं कि उनके खिलाफ तो ये इस लायक भी शिकायत नहीं है कि उन्हें नोटिस दिया जा सके। नोटिस की पात्रता भी नहीं है इस मामले में, ऐसा अपराध है नहीं, वे उसमें शामिल नहीं है, उसमें उनका कहीं नाम नहीं है। शिकायतकर्ता ने पार्टी के अनुशासन समिति ने कोई कार्रवाई नहीं की, इस संदर्भ में उनका नाम लिया है। छेड़छाड़ या धमकी देने में उनका नाम नहीं है। लेकिन आयोग के निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन पत्र निरस्त कर दिया। कांग्रेस जो लड़ाई लड़ रही है उसके नतीजे क्या होंगे हम नहीं जानते। लेकिन अब पिछले 10 साल के कुछ और मामले बता देना जरूरी है। किस तरह चुनाव आयोग ने, जी सर मैं थोड़ा सा इसमें एक बात इसी में जोड़ूंगा आपके साथ, बिल्कुल, कि मुझे थोड़ा सा आप ये बता देना कि 12 साल में पहली बार इतनी जल्दी कांग्रेस एक्टिव हुई है। क्या कांग्रेस भी बदल रही है? जैसे आपने उस दिन कहा कि ये राहुल की नई कांग्रेस है।
निश्चित तौर पर ये राहुल की कांग्रेस है, वरना कांग्रेस तो हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती थी। इस मामले में पूरी पार्टी भोपाल से लेकर दिल्ली तक जिस तरह एक्टिव हुई, इतने बड़े बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, सांसद, और इधर मध्य प्रदेश में सारे बड़े नेता, दिल्ली भोपाल दोनों जगह जिस तरह धरने शुरू हुए, जिस तरह पूरे सोशल मीडिया पर सब लोगों ने आवाज उठाई। विवेक तनखा का ये ट्वीट, ये वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल है। लोगों ने इसको सुना और समझा, लोगों को समझ में आया कि बीजेपी मनमानी कर रही है। अब लेकिन मैं थोड़ा सा समय चाहता हूं कि कुछ ऐसे उदाहरण बता दें कि जो लोग कहते हैं कोर्ट में जाना चाहिए, आयोग में शिकायत करना चाहिए, कांग्रेस कोर्ट क्यों नहीं जाती, चुनाव आयोग क्यों नहीं जाती, कुछ बड़े उदाहरण आपके सामने रख देते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में जब चुनाव लड़ा करते थे विधानसभा का, जी कुछ कह रहे हैं आप? नहीं नहीं जी, मैं आपकी बात सुन रहा था। नरेंद्र मोदी गुजरात की विधानसभा के चुनाव में जो हलफनामा पेश करते थे, उसमें वे अपनी वैवाहिक स्थिति हमेशा छुपाए रहे, उस कॉलम को खाली छोड़ देते थे। कभी नहीं लिखा उन्होंने कि वे विवाहित हैं, जबकि बाकी के सब प्रत्याशी उस कॉलम में लिखते थे कि विवाहित हैं। ठीक है, उस वक्त तक अनिवार्यता नहीं थी, लेकिन जैसे ही आयोग ने अनिवार्य घोषित किया कि नहीं, आपको आर्थिक, वैवाहिक और शैक्षणिक, चौथी आपराधिक पृष्ठभूमि, यानी कोई अपराध अगर है तो उसका उल्लेख करना अनिवार्य है एफिडेविट में। अखबार में प्रत्याशी को विज्ञापन देना पड़ता है कि उसके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं, कहाँ हैं, किस स्टेज पर हैं, क्या कभी किसी में सजा हुई है, कितने विचाराधीन है, कौन सा केस किस स्टेज पर है, सब बताना पड़ता है। आयोग कहता है अखबार में विज्ञापन दीजिए आप, ताकि आपके मतदाता जान सकें कि आपके ऊपर कौन कौन से अपराध, कौन कौन से केस चल रहे हैं। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की MA एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री, उस पर से तो संदेह के बादल आज तक हटे नहीं है। इतनी शिकायतें हुई, हाई कोर्ट दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, सब जगह बताया गया कि साहब ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस की तो कोई डिग्री नहीं होती है। जिस फॉन्ट में डिग्री पेश कर दी है अरुण जेटली और अमित शाह ने, वो फॉन्ट ही इजाद नहीं हुआ था तब तक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। उसमें जो तारीख है उस तारीख इतवार की है। कितने ऐसे प्रमाण हैं जिससे उनकी डिग्री आज भी संदिग्ध मानी जाती है। और अगर आपने चुनावी हलफनामे में अपनी संदिग्ध डिग्री का हवाला दिया है तो उस पर भी छानबीन होना चाहिए। अब तक क्यों नहीं उस पर कोई कार्रवाई हुई? एक और उदाहरण बताते हैं। स्मृति ईरानी नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री तक रह चुके हैं। 2004 में चांदनी चौक दिल्ली से चुनाव लड़ा था। उसमें उन्होंने बताया बीए फर्स्ट ईयर, बीए बताया उन्होंने, फर्स्ट ईयर आगे बताएंगे हम। उन्होंने बताया बीए उन्होंने कंप्लीट किया है। मजे की बात यह है कि अगले चुनाव में उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता बीकॉम फर्स्ट ईयर बता दी और फिर लिखा कि अधूरी है डिग्री। उन्हीं आसपास के सालों में कोई भी व्यक्ति अगर बीए कर चुका है तो फिर बीकॉम यानी ग्रेजुएशन की दूसरी डिग्री की जरूरत क्यों पड़ेगी उसे? आज तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया कि उनकी डिग्री कौन सी वाली असली है। यद्यपि एक बार तो उन्होंने येल की भी कोई डिग्री बता दी थी, येल यूनिवर्सिटी, फर्जी डिग्री का दावा कर दिया था। जब इसका खुलासा हुआ तब उन्होंने खंडन करके कहा कि नहीं, वो डिग्री नहीं थी, सर्टिफिकेट कोर्स था। डिग्री और सर्टिफिकेट कोर्स में कितना अंतर होता है, हायर एजुकेशन से संबद्ध लोग अच्छी तरह जानते हैं। एक उदाहरण और, दिनेश चौधरी, ये उत्तर प्रदेश की कैरावट विधानसभा से विधायक रहे 2017 से 22 तक। इनके पास 2 पैन कार्ड हैं। स्मृति ईरानी पर भी दो पैन कार्ड का आरोप लगता रहा है। बाकायदा आजम जी को भी जोड़ लीजिए, उन्हीं की आजम वो सब चलेगी, वो जोड़ लीजिए। उस पैन कार्ड पर आएंगे तो आजम खान के बिना कैसे बात पूरी होगी। तो पैन कार्ड दिनेश चौधरी जो केरावत विधानसभा सीट से 2017 से 22 तक
विधायक रहे हैं उनके पास 2 पैन कार्ड रहे हैं, और तो और उनके नाम को लेकर भी गफलत है। कहीं वे लिखते हैं दिनेश चौधरी और कहीं लिखते हैं दिनेश कुमार कनौजिया। तमाम शिकायतें हुई, पूरा कार्यकाल करके वे विधानसभा से सेवानिवृत्त हो गए, यानी कब 17 से 22 तक का पूरा कार्यकाल कर लिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, दूसरी तरफ आजम खान है, चूंकि उनका सरनेम खान है, चूंकि वे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इसलिए उन्हें 2 पैन कार्ड रखने, उन्हें और उनके बेटे को सजा दी गई, उनकी सदस्यता छीन ली गई। और वैसे ही 2 पैन कार्ड स्मृति ईरानी के पास हैं, कुछ नहीं हुआ आज तक। और एक नजीर पेश कर देते हैं अदालतों की चुनाव संबंधी याचिकाओं की। मध्य प्रदेश में अभी 2 कांग्रेस विधायक अयोग्य ठहराए गए हैं। एक राजेंद्र भारती दतिया से, वे किसी जमाने में कोऑपरेटिव बैंक के, ग्रामीण सहकारी बैंक के अध्यक्ष थे। उस वक्त उन्होंने किसी फिक्स डिपॉजिट को, अपना कोई एफडी था, उसकी अवधि बढ़ा ली थी, ऐसा आरोप है। मान लीजिए आपने एफडी कराया था 2024 तक के लिए, उसको बढ़ाकर 24 से 28 कर दिया। यद्यपि एफडी की अवधि बढ़ाने की प्रक्रिया है, बैंक खुद बढ़ा देते हैं ऑटोमेटिक आजकल। तो अगर आप एफडी बढ़ाने नहीं जाएं तो ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट आपका बढ़ जाता है। खैर, उसमें उन्हें सजा हुई। फौरन से पेशतर चुनाव के अदालत के फैसले के बाद मध्य प्रदेश की विधानसभा आधी रात को खोली गई। यही अरविंद शर्मा, सचिव विधानसभा, ये वहां पहुंचे, मुख्य सचिव विधानसभा, नोटिफिकेशन तैयार कराने लगे। जीतू पटवारी और कांग्रेस के नेता पहुंचे कि साहब इतनी क्या जल्दी है, कोर्ट ने समय दिया है ना ऊंची अदालत में अपील करने का। हर फैसले में अदालत कहती है कि हम स्टे दे रहे हैं, इससे ऊपर आप, तब तक आप 3 महीने, 90 दिन, 30 दिन आपको मोहलत दी जा रही है, आप अपील कर सकते हैं। जीतू पटवारी के पहुंचने पर उस वक्त तो ये अरविंद शर्मा जी निकल आए, लेकिन बाद में आधी रात को गवर्नमेंट प्रेस खुलवाकर, वैसे गवर्नमेंट प्रेस रात भर खुलती हैं, छपाई का काम होता है गवर्नमेंट प्रेस में, तो राजकीय मुद्रणालय में राजेंद्र भारती की अयोग्यता का नोटिफिकेशन और दतिया सीट खाली हो गई है, इसकी सूचना आधी रात को ही चुनाव आयोग को भेज दी गई। इसी तरह विजयपुर के मुकेश मल्होत्रा, फौरन से पेशतर, उनकी भी सीट खाली घोषित कर दी गई। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में गृह मंत्री रहे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपने वर्षों पहले के एक चुनाव में अयोग्य ठहराए जा चुके हैं। वो पेड न्यूज के चक्कर में, आपको याद होगा कि चुनाव आयोग ने जब टीएन शेषन ने आचार संहिता लागू की, उसमें पैसे देकर विज्ञापन करवाना प्रत्याशी के लिए दोषपूर्ण आचरण माना जाता है। नरोत्तम मिश्रा ने कुछ अखबारों में खबरें छपवाई थी इस तरह की, जो पेड न्यूज साबित हुई, और चुनाव आयोग ने उनका निर्वाचन निरस्त कर दिया। 1 दशक से ज्यादा हो गया है। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा स्टे ले आए थे, तभी 2 चुनाव और लड़ लिए उन्होंने। उस पर आज तक फैसला नहीं आया। आज तक सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला नहीं आया। 1.5 दशक होने जा रहा है। तो संभवतः 3 चुनाव लड़ लिए, और आखिरी चुनाव 2023 का तो वे हार गए, लेकिन वो उससे पहले वाला चुनाव आज तक अधर में लटका हुआ है। उनकी अयोग्यता, जो हर तरह की अंतिम सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ठप्पा लगा चुका था कि इनका चुनाव शून्य घोषित किया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से स्टे है। तो जो भोले भाले लोग कांग्रेस को उपदेश देते हैं कि वो अदालत क्यों नहीं जाती, चुनाव आयोग क्यों नहीं जाती, जाने पर क्या फैसला होता है, कितना न्याय मिलता है, कितनी राहत मिलती है, ये तमाम सारे केस हमने गिना दिए। इसके अलावा भी अनगिनत ऐसे मामले हैं जिसमें बीजेपी के प्रत्याशियों के दस्तावेजों में, उनके हलफनामों में बहुत सी चीजें छुपाई गई हैं या गलत जानकारियां दी गई हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये शिव कुमार जी सर, ठीक है। और मैं तो बस यही कहूंगा कि आपने इतने आज तथ्य रख दिए हैं, अगर देख लेगी कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता तो इसी से न्याय की उम्मीद करेंगे।
लेकिन हमें तो अभी दिन के 12 बजे जो बैठक होगी तब तक इंतजार करना पड़ेगा, क्या चुनाव आयोग निर्देश देता है, तभी फिर हम इस पर आगे बातचीत आपसे करेंगे और 6:30 बजे के प्रोग्राम में पूरी डिटेल बताएंगे क्या चुनाव आयोग ने हमें बताया, क्या किया। फिलहाल आपसे इजाजत लेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।